विश्व इतिहास परिचय सिलेबस। विश्व इतिहास को लेकर चुनौती परीक्षा में क्या चुनौती है, परीक्षा में महत्व। ठीक है, सिलेबस 18वीं सदी के कुछ पाठ काउंट होंगे। 18वीं सदी के कुछ पाठ काउंट होंगे, जैसे औद्योगिकरण, औपनिवेशीकरण, विउपनिवेशीकरण, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, कुछ राजनीतिक अवधारणा, पूंजीवाद और समाजवाद, साम्यवाद। कुछ राजनीतिक अवधारणाएं, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि। नोट क्या है? 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी की घटनाओं की आवश्यकता, ये आपको जानना है। देखिए, 3 भाग में है ये। 18वीं सदी से 1914 तक लोकतंत्र, राष्ट्र, पूंजीवाद की थीम क्रम यात्रा पर ये पढ़ना है। अब इसमें हम अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, नेपोलियन पढ़ेंगे, वेना सम्मेलन पढ़ेंगे, यूरोपीय क्रांतियाँ पढ़ेंगे 1830 से 1840, जर्मन एवं इटली में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, बाल्कन प्रदेश में, पूंजीवाद, औद्योगिकरण, उपनिवेशीकरण, समाजवाद, साम्यवाद की चर्चा भी होगी। अब सेकंड फेज 1914 से 1945 तक है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध, कारण, परिणाम तथा पेरिस सम्मेलन पढ़ेंगे। रूसी क्रांति पढ़ेंगे इस सेगमेंट में, इटली में फांसीवाद पढ़ेंगे, जर्मनी में नाजीवाद पढ़ेंगे, राष्ट्र संघ पढ़ेंगे, महान मंदी पढ़ेंगे, तुष्टीकरण पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे, कारण तथा परिणाम। सी 1945 से 1991 तक शीत युद्ध पढ़ेंगे इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पृष्ठभूमि, बी उपनिवेशीकरण। बी उपनिवेशीकरण बोले तो कि आज़ादी मिलेगी सभी उपनिवेशों को, यूएसएसआर का विघटन होगा। नोट यहाँ पर देखिए, औद्योगिकरण जो है पूंजीवाद तथा समाजवाद, उद्योगीकरण और पूंजीवादी तथा समाजवादी उद्योगीकरण देंगे। सभी आर्थिक गतिविधियां निजी स्वामित्व के क्षेत्र में, ये पूंजीवाद हो गया। सभी आर्थिक गतिविधियां सरकार के हाथ में, ये औद्योगिकरण हो गया। समाजवादी, पूंजीवाद के 2 स्तर देखेंगे। एक तो ब्रिटेन में जब हुआ था, ब्रिटेन का समय, हॉलैंड तथा बेल्जियम में 1770 से 1850 तक। दूसरा 1850 से 1900 तक, इसमें यूएसए, रूस, जर्मनी, इटली आदि में पूंजीवाद आया था। देखिए, अब औद्योगिकरण का समाजवादी स्वरूप, रूस और चाइना इसके प्रवर्तक रहेंगे। औद्योगिकरण का जो समाजवादी स्वरूप है, रूस तथा चाइना ने इसका प्रवर्तक किया है। चलिए, कुल मिला के ये औपनिवेशीकरण के 2 फेज। फर्स्ट, 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक व्यापारिक उद्देश्यों के कारण उपनिवेशीकरण, व्यापारिक उद्देश्य इसमें हो रहे हैं। सेकंड फेज में 1870 से 1914 तक दूसरा चरण, उद्देश्य समाजवाद का विस्तार करना, बाजार के लिए, साम्राज्यवाद का विस्तार करना बाजार के लिए। 1914 से 1945 ये राष्ट्रीय आंदोलन तथा उपनिवेशीकरण कमजोर हुआ। इस समय राष्ट्रीय आंदोलन में उपनिवेशीकरण कमजोर हुआ। थर्ड फेज 1945 से 1951 नव उपनिवेशवाद। चौथे पेज में डाटा उपनिवेशवाद। 16वीं सदी में शुरू हुए उपनिवेशीकरण आज भी बदले स्वरूप में सामने है, ये समझ। अब भैया देख लिए, पढ़ना शुरू करो। अब अमेरिका की क्रांति से पहले क्या था? अमेरिका की क्रांति से पहले समझिए, मध्यकालीन यूरोप कैसा था 7वीं सदी से 14वीं सदी तक। देखिए, राजनीतिक रूप से राजतंत्र कमजोर शासक, राज्य में सामंतवादी व्यवस्था, भूमि का महत्व बहुत था। ठीक है, राजा सेवा के बदले सेवकों को भूमि देता था। वंशावरोध एवं विशेषाधिकार युक्त व्यवस्था थी। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना कोई नाम की नहीं थी। संविधान व कानून व्यवस्था थी ही नहीं। ठीक है, कृषि आधारित बंद अर्थव्यवस्था थी। सारी वस्तुओं के लिए में सिक्कों का प्रचलन था ही नहीं। उत्पादन उपभोग के लिए होता था केवल, मुनाफे के लिए बिल्कुल भी नहीं। समाज में अगर बात करें, समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। विशेष अधिकार प्राप्त एक वर्ग था, दूसरा था निम्न वर्ग। अब धर्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं। धर्म का प्रभाव कहाँ कहाँ था? राजनीति व शिक्षा दोनों पर धर्म का प्रभाव था। अच्छा, पूरी राजनीति, अरे मंत्री संतरी सब धर्म से ही डरते थे। अब राजा और सामंत
जो थे वो भी पोप हुआ करते थे। पैदा होने से मरने तक यूरोप कर्मकांडों में पूरा डूबा हुआ था। 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच यूरोप में कई घटनाएं घटी आई। क्या क्या घटनाएं? पुनर्जागरण हुआ, धार्मिक सुधार हुए, भौगोलिक खोजें हुई, निरंकुश शासकों का उदय हुआ, प्रबोधन हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुई। अब देखिए हम पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य में निरंकुश शासक, कमजोर होता सामंतवाद, विशेष अधिकार अब भी। अच्छा, लोकतंत्र में संविधान आ गया, समानता आ गई, स्वतंत्रता आ गई, पंथ निरपेक्षता आ गई, ये सब चीज हो गई। मध्यकाल से आधुनिक काल के संक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कि मध्यकाल से जो आधुनिक काल का जो संक्रमण हो रहा था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए पुनर्जागरण है। अब पुनर्जागरण क्या है समझिएगा। ये 14वीं से 17वीं सदी के बीच में पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ है वे फिर से जागना है। सीमित अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है प्राचीन रोम तथा यूनान जो थे कि बढ़ती उपलब्धियों की रुचि के संदर्भ में, प्राचीन रोम तथा यूनान की बढ़ती उपलब्धियों के संदर्भ में, तथा व्यापक अर्थों में प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ साथ कला, साहित्य व आधुनिक विज्ञान, भौगोलिक खोज, राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में एक नई सोच, नए प्रकार की मनोदशा, भौगोलिक खोज में, राजनीतिक, समाज में, अर्थव्यवस्था में, इन सभी में एक नई सोच, नई मनोदशा का बढ़ता प्रभाव, इसे पुनर्जागरण कहते हैं। इस सोच के कारण केंद्र बिंदु में मानव एवं व्यक्ति को महत्व देगा। सोच में मानव तथा व्यक्ति को, केंद्र बिंदु में मानव तथा व्यक्ति आ गया। तार्किक एवं वैज्ञानिक चिंतन को महत्व दिया गया तथा अहिंसा, साहित्यिक मनोवृत्ति को भी, तार्किक वैज्ञानिक चिंतन को महत्व दिया गया, साहित्यिक मनोभाव को भी। पुनर्जागरण का प्रभाव कहाँ कहाँ हुआ दिखाते हैं आपको। पुनर्जागरण चेतना के कारण कला के सभी क्षेत्रों में जैसे स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि में क्रमशः धर्म का प्रभाव कम होता गया और इंद्रिय सुख तथा मानवीय सुख से संबंधित विभिन्न भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाने लगा। इंद्रिय सुख तथा मानवीय सुख, जीवन से संबंधित सभी विभिन्न भावनाओं को व्यक्त किया जाने लगा, अभिव्यक्ति को व्यक्त किया जाने लगा। साहित्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का उदय और विकास, अंग्रेजी, फ्रांसीसी इत्यादि, पहले लैटिन भाषा ही थी, नई नई भाषाओं का विकास हो रहा है, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि, पहले लैटिन भाषा ही थी। साहित्य में भी व्यक्तिवाद तथा मानववाद को महत्व दिया गया, मध्ययुगीन मान्यताओं पर प्रश्न उठाए गए। व्यक्तिवाद तथा मानववाद को जोड़ दिया गया, पहले राजाओंवाद को तो जोड़ दिया जाता था, मान्यताओं पर प्रश्न उठाए। आर्थिक क्षेत्र में साहित्यिक मनोदशा ने तथा कुछ अन्य परिस्थितियों ने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन किया और भौगोलिक खोज ने विश्व व्यापार के युग की शुरुआत की तथा आधुनिक पूंजीवाद की बुनियाद रखी। आर्थिक क्षेत्र में साहसिक मनोभावों ने कुछ अन्य परिस्थितियों, तो साहसिक मनोभाव थे कुछ अन्य परिस्थिति भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित किया। तो भौगोलिक खोज ने मार्गों की खोज की तथा इससे व्यापार के युग की शुरुआत हो गई। क्या चीज है। अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा। भाषा आधार पर राष्ट्र राज्यों के गठन का आधार निर्मित हुआ। राष्ट्र राज्यों का गठन किया गया भाषाई आधार पर। सीमा निर्धारण, भौगोलिक खोजें, उपनिवेशीकरण इत्यादि राज्यों की स्थिति मजबूत हुई तथा सामंती व्यवस्था कमजोर हो गई। जो सामंती व्यवस्था थी वो कमजोर हो गई। सामंती व्यवस्था, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, भौगोलिक खोजें, उपनिवेशीकरण इत्यादि से राज्यों की स्थिति मजबूत हुई। भौगोलिक खोजों से, उपनिवेशीकरण इत्यादि से राज्यों की स्थिति मजबूत हुई तथा सामंती व्यवस्था कमजोर हो गई। सामंती व्यवस्था थी ही नहीं, बची नहीं। भाषा के आधार पर राष्ट्र बनने लगे, शांति व्यवस्था कमजोर हो गई। सामाजिक क्षेत्र में देखिए वाणिज्यिक व्यापार के विकास के साथ साथ आधुनिक मध्य वर्ग के उदय की बुनियाद पड़ी। मध्य वर्ग इसी की देन है। तार्किक चिंतन के कारण धार्मिक कुरीतियों पर प्रश्न उठाए जाने लगे एवं धर्म सुधार आंदोलन की नींव पड़ी। कुरीतियों, प्रश्न, धर्म और धर्म सुधार की मांग की जाने लगी।
तार्किक चिंतन ने वैज्ञानिक आविष्कारों के एक नए युग की शुरुआत की। 16वीं सदी तथा 17वीं सदी में कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो ने इत्यादि ने अनुसंधानों के द्वारा प्रकृति को समझने की कोशिश की तथा धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। कुरीतियों पर प्रसन्न हुआ कोपरनिकस, गैलीलियो आदि व्यक्तियों ने, केपलर ने अनुसंधान का वैज्ञानिक सोच को जन्म दिया तथा मान्यताओं पर प्रश्न उठाया। अब देखिए धर्म सुधार आंदोलन क्या हुआ। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी में यूरोप में दो प्रकार के सुधार आंदोलन के संदर्भ में धर्म सुधार आंदोलन शब्द का प्रयोग किया। दो प्रकार के सुधार थे। प्रथम कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध, जो कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयां थी उसमें मार्टिन लूथर तथा कई अन्य सुधारकों ने आवाज उठाई और विरुद्ध में स्वरूप में कई राष्ट्रों में राष्ट्र चर्चों की स्थापना की, राष्ट्र चर्च की स्थापना की गई। इसे प्रोटेस्टेंट आंदोलन किया गया। दूसरा 16वीं सदी में कैथोलिक धर्म के भीतर भी कुछ बुराइयों दूर करने के लिए प्रति सुधार आंदोलन चलाया गया। धर्म के अंदर ही उन्होंने कुछ सुधार उसमें करना चाहा। अच्छी बात है ये। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में एक विरोध की लहर उठी। अलग अलग राष्ट्रों में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की गई। राष्ट्रीय चर्च वैज्ञानिक खोजों में पॉप की मान्यताओं को चुनौती दी। अब आंदोलन का देखिए प्रभाव क्या हुआ। धर्म का सरलीकरण, ये कैथोलिक चर्च को चुनौती देकर नए संप्रदाय का उदय हुआ। पॉप का प्रभाव कम हुआ। अब राजनीतिक क्षेत्र में देखिए धार्मिक टकराव से राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। धार्मिक टकराव को राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। बड़ी संख्या में राष्ट्रीय चर्चों के उदय राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूती मिली। पॉप के प्रभाव कम होने से शासक की भी स्थिति मजबूत हुई। राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ, राष्ट्र राज्य की स्थापना होने लगी, एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना होने लगी। पॉप का प्रभाव कम हुआ, राजा की स्थिति मजबूत होने लगी। अब देखिए सामाजिक क्षेत्र पे धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव। शिक्षा पर चर्च की पकड़ कमजोर हुई। ठीक, कमजोर होना। वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहन मिला। इससे वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहन मिला। आर्थिक क्षेत्र में बाजार पर कारोबार पर मान्यता प्राप्त हुई। कारोबार मान्यता प्राप्त हुई। प्रोटेस्टेंट ने पूंजीवाद को गति प्रदान की। जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन थे भैया, उसने पूंजीवाद को गति प्रदान की। अब भौगोलिक खोज देखिए, नई खोज साथ साथ नए क्षेत्रों की खोज, साथ साथ नए समुद्री मार्गों के द्वारा अलग अलग महादेशों से संपर्क स्थापित करने के लिए नए नए मार्ग की खोज की गई। उत्तर दक्षिण अमेरिका का यूरोप एशिया से कोई संबंध नहीं था। उत्तर दक्षिण अमेरिका का यूरोप तथा एशिया से कोई संपर्क नहीं था। खोज परिणाम देखिए क्या हुआ। आर्थिक क्षेत्र में विश्व व्यापार के एक नए युग की शुरुआत हुई। नए क्षेत्रों से संपर्क, बड़ी मात्रा में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच आयात निर्यात, नई चीज़ों का निर्यात, आयात निर्यात बढ़ा। विश्व व्यापार की शुरुआत हुई। नए व्यापारिक मार्गों की खोज। व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा। एक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं यूरोप के सभी राष्ट्र। व्यापारिक उद्देश्यों से उपनिवेशों की स्थापना। उपनिवेश ऐसे बने थे ये। अब राजनीतिक क्षेत्र में देखिए इसका प्रभाव। राजा की आय में वृद्धि होगी। इससे राजा की स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा। ठीक है, वाणिज्यिक विचारधारा का प्रचलन अर्थात व्यापार संतुलन को अनुकूलन पर बल तथा सोने चांदी के संग्रहण पर बल, सोने चांदी पर बल दिया गया। वाणिज्यिक विचारधारा का प्रचलन अर्थात व्यापार संतुलन को अनुकूलन पर बल, व्यापार संतुलन के अनुकूलन पर बल, सोने चांदी के संग्रहण आदि सब चीज। व्यापार संतुलन में इसमें ध्यान दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर निकल के आ रहा है। वैज्ञानिक खोज इसमें है नहीं। भौगोलिक खोज ने सामंतवाद पर प्रहार किया, ये समझिए। अब अमेरिकी क्रांति इसमें होती है। क्या है अमेरिकी क्रांति? हम पढ़ेंगे इसमें कारण तथा महत्व। अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 महाबस्तियां थीं। उत्तर पूर्वी बस्तियों में मछली वन उत्पाद आय के स्रोत
ठीक है। दक्षिण पूर्व बस्तियों में तंबाकू, कपास और आय के स्रोत। 13 उपनिवेशों में ब्रिटेन अलग अलग गवर्नर नियुक्त करते थे। ये 3 प्रकार के लोग यहाँ रहते थे: इंडियक्स, यूरोपीय तथा दास। मेन थीम जो हम पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की विकास यात्रा के अंतर्गत हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की विकास यात्रा, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की विकास यात्रा। क्रांति के कारण, क्रांति क्यों हुई? देखिए, अमेरिकी क्रांति न केवल अमेरिकी बल्कि आधुनिक विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। आधुनिक विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति के साथ आधुनिक राजनीति, आधुनिक विचारों को व्यावहारिक रूप दिए जाने की शुरुआत हुई। व्यावहारिक रूप दिए जाने की शुरुआत हुई। क्रांति के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थी। देखिए, आर्थिक परिस्थिति क्या थी? ब्रिटेन ने जब अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए तब उस समय वाणिज्यिक विचारधारा का प्रभाव था और इसके अंतर्गत व्यापार संतुलन को अनुकूलन बनाने तथा अब देखिए, इसके अंतर्गत व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने तथा सोने चांदी के संग्रहण के उद्देश्य से ब्रिटेन ने निम्नलिखित आदेश जारी किए। 1651 तथा इसके पश्चात विभिन्न नौ परिवहन कानूनों के माध्यम से अमेरिका से होने वाले आयात निर्यात में ब्रिटिश जहाजों एवं कर्मचारियों को महत्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश कर्मचारियों को महत्व। ये भी आदेश जारी किया गया कि चीनी, तंबाकू एवं कपास का निर्यात अमेरिका से केवल ब्रिटेन को ही किया जाएगा। अमेरिका में होने वाले समस्त आयात पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीमा शुल्क लगाए जाते थे। माल अधिक कीमत पर मिलते थे। इससे अमेरिकी बस्तियों को तैयार माल, कच्चे एवं तैयार माल दोनों ही अधिक कीमत पर मिलते थे। अमेरिका में होने वाले समस्त आयात पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीमा शुल्क लगाए जाते थे। इससे अमेरिकी बस्तियों को तैयार तथा कच्चे दोनों ही माल अधिक महंगे मिलते थे। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश उद्योगों के हित में अमेरिका में लोहे एवं कपड़ा उद्योग को प्रतिबंधित किया गया। इस प्रकार ब्रिटिश नीतियां अंग्रेजों के आर्थिक फायदे के लिए बनाई गई थी। इससे अमेरिकी वासियों में असंतोष का होना स्वाभाविक, क्योंकि इन नीतियों को कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया गया था, इसलिए विरोध का स्तर इतना मुखर नहीं था। राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका में उपनिवेशों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपेक्षाकृत एक विकसित राजनीतिक संरचना थी। जैसे प्रत्येक बस्तियों में एक विधान सभा, उसमें लोगों का निर्वाचन होता, स्थानीय विषयों पर इन्हें कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन गवर्नर को इन कानूनों को परिवर्तन करने और आदेश जारी करने का अधिकार था। गवर्नर एवं उच्च अधिकारी की नियुक्ति ब्रिटेन के द्वारा की जाती थी तथा राजनीतिक भेदभाव, असमानता को लेकर भी असंतोष देख सकते थे। स्थानीय कानून बनने हैं। सामाजिक कारण, अमेरिका की सामाजिक संरचना यूरोपीय संरचना से भिन्न थी। ये मुख्यतः 3
प्रकार के लोग थे: यूरोपीय, स्थानीय निवासी एवं अफ्रीकी दास। योग्यता के बल पर यूरोपियंस ने तेजी से विकास किया, लेकिन उनके विकास औपनिवेशिक नीतियां कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध हो रही थी, और कई ऐसे सामाजिक वर्ग थे जिनके हितों का टकराव ब्रिटिश हितों से हो रहा था, जैसे शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग, भूमि माफिया इत्यादि। समय के साथ हार्वर्ड, पिट्स, विलियम एंड मैरी जैसी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, आधुनिक विचारों का प्रसार और शिक्षित अमेरिकी ने तार्किक तरीके से ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। आधुनिक विचारों के प्रसार में प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1765 तक अमेरिका के विभिन्न शहरों से लगभग 25 अखबारों का प्रकाशन हो रहा था। 1765 से, ओ माय गॉड। महत्वपूर्ण रही 1765 तक, इसमें न्यूयॉर्क गजट, बोस्टन न्यूज लेटर इत्यादि प्रमुख थे। न्यूयॉर्क गजट, न्यूयॉर्क अलग है, गजट अलग है। बोस्टन न्यूज लेटर बोस्टन न्यूज लेटर इत्यादि प्रमुख थे। इन अखबारों ने अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने और आधुनिक विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्धिक विकास ने बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों के उदय का मार्ग प्रस्तुत किया, जैसे जेफरसन, एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन इत्यादि। इन बुद्धिजीवियों पर प्रबोधन युगीन विचारों का प्रभाव था, और इन विचारों से प्रभावित होकर न केवल औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना कर रहे थे, बल्कि क्रांतिकारी चेतना का भी प्रसार कर रहे थे। टॉमस पेन नामक एक ब्रिटिश बुद्धिजीवी अमेरिका पर ब्रिटिश नियंत्रण घोर विरोधी था। टॉमस पेन, एक ब्रिटिश बुद्धिजीवी टॉमस पेन, और इसके राइट्स ऑफ मैन नामक रचना अमेरिका में विशेष तौर पर लोकप्रिय हुई। क्रांति से ठीक पूर्व कॉमन सेंस नामक पुस्तिका भी लोकप्रिय हुई। कॉमन सेंस। विशेष अधिकार, एक द्वीप महाद्वीप पर कब तक राज करेगा? विशेषकर एक द्वीप महाद्वीप पर कब तक राज करेगा? टॉमस पेन का ही कहना है। कॉमन सेंस। सप्तवर्षीय युद्ध। उपनिवेशों पर नियंत्रण को लेकर ब्रिटेन एवं फ्रांस में युद्ध। हालांकि ब्रिटेन को सफलता मिली, लेकिन एक बड़ी आर्थिक कीमत अदा करनी पड़ी, और युद्ध के दौरान फ्रांसीसी और अमेरिकियों के मध्य व्यापार का संयोग से ब्रिटेन व्यथित हुआ। हालांकि ब्रिटेन को सफलता मिली, लेकिन एक बड़ी आर्थिक कीमत अदा करनी पड़ी, और युद्ध के दौरान फ्रांसीसी और अमेरिकियों के मध्य व्यापार व संयोग से ब्रिटेन व्यथित हुआ। इधर ब्रिटेन जीत रहा है, और ब्रिटेन का दुश्मन फ्रांस उसके साथ, अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है। युद्ध के पश्चात ब्रिटेन ने औपनिवेशिक कानूनों को कठोरतापूर्वक लागू करने का निर्णय लिया। साथ ही आर्थिक फायदों को देखते हुए कुछ कानून भी नए बनाए, कुछ कानून भी बनाए। देखिए अब क्या कानून बनते हैं।
जैसे 1765 में स्टाम्प एक्ट अमेरिका में व्यापारिक समझौते में स्टाम्प का उपयोग किया जाना था। ऐसे और भी एक्ट थे। सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की कठोर नीति से उपनिवेशों में विरोध शुरू हुआ। कठोर नीति से उपनिवेशों में विरोध शुरू हुआ। 1765 में मैसाचुसेट्स में एक सभा बुलाई गई और सभी करों को रद्द करने की मांग की गई, अन्यथा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार की घोषणा की गई और ये नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। विरोध स्वरूप अलग अलग उपनिवेशों में स्वतंत्रता के पुत्र एवं पुत्री के रूप में राज्य संस्थाओं की स्थापना की। स्वतंत्रता के पुत्र और पुत्री के रूप में भैया। सरकार की प्रतिक्रिया। अमेरिका वासियों के विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने संसद में घोषणा की अमेरिका पर कर लगाने का अधिकार है। हालांकि स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया गया, लेकिन अमेरिका में आयात की जाने वाली वस्तु पर सीमा शुल्क लगाए गए और जैसे कागज, शीशा, रंग एवं चाय। अमेरिकी वासियों ने इस करों का भी विरोध किया, बहिष्कार आंदोलन जारी रखा। सरकार को झुकना पड़ा। चाय के अतिरिक्त अन्य कर भी समाप्त कर दिए गए। बॉस्टन टी पार्टी 1775। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारत से अमेरिका सीधे चाय लेने की अनुमति दी गई। इससे अमेरिका वासियों को चाय भी सस्ती मिली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारत से अमेरिका सीधे चाय लेने की अनुमति दी गई। इससे अमेरिका वासियों को चाय भी सस्ती पड़ी। ठीक है। एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकी राष्ट्रवादियों ने बोस्टन बंदरगाह पर कंपनी के जहाजों से चाय की कुछ पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कठोर नीति अपनाई। बंदरगाह को बंद कर दिया गया। यहाँ के मुकदमे को ब्रिटेन स्थानांतरित कर दिया गया तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सेना को तैनात किया गया। महाद्वीपीय सम्मेलन। कौन व्यक्ति है? एडम्स है इसमें। अमेरिकी वासियों ने 1764 में फिलाडेल्फिया ही होता है में महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन किया और ब्रिटिश सरकार से 1765 के पश्चात लागू सभी करों को रद्द करने की मांग की। सरकार की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही। 1765 में राष्ट्रवादी और ब्रिटिश सैनिकों के बीच लैक्सिंगटन नामक स्थल पर हिंसक संघर्ष हुआ। लैक्सिंगटन और फिलाडेल्फिया में दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति घोषित किया गया। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र पर ब्रिटेन और फ्रांसीसी विचारों का प्रभाव दिखा। इसके पश्चात 1783 ब्रिटिश सेना एवं राष्ट्रवादियों के बीच संघर्ष जारी। अंततः ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अंग्रेजों की असफलता के कारण अमेरिकी वासियों की छापामार युद्ध शैली। ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों के द्वारा क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराए गए। भैया हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्रों ने ब्रिटेन का विरोध किया। इससे ब्रिटेन को संसाधन की आपूर्ति में बाधा। बड़ी संख्या में सैनिक इसे गृह युद्ध के रूप में देख रहे थे। ब्रिटेन सेना के मतभेद एवं समन्वय का अभाव। कुछ ब्रिटिश सांसद एवं विचारक भी अमेरिका का समर्थन कर रहे थे, जैसे एडमंड बर्ग, थॉमस पेन इत्यादि। ये हैं कुछ नाम, देखो, एडमंड बर्ग और थॉमस पेन। अमेरिकी क्रांति के कारणों का संक्षिप्त में लिखिए। ब्रिटिश आर्थिक नीति किस सीमा तक
अमेरिकी क्रांति के लिए उत्तरदायी थी? अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। इस पर कथन को पुष्ट कीजिए। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये दृष्टिकोण किस सीमा के लिए अमेरिकी क्रांति के लिए उत्तरदायी है? अमेरिकी क्रांति का महत्व देखो आप। पूर्ण उपनिवेश के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इससे अन्य राष्ट्रों को प्रेरणा मिली। अमेरिका इस प्रकार उपनिवेशों का पथ प्रदर्शक बना। अमेरिकी संघर्ष से प्रभावित होकर 1823 में दक्षिण अमेरिका के लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल से नियंत्रण की मांग की, मुक्ति पाई। अमेरिकी स्वतंत्रता ने यूरोपीय राजनीति को भी प्रभावित किया। ये क्रांति फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। साथ ही इटली और जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। ब्रिटेन में भी राजनीतिक मांगों की सुधार उठने लगी। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस क्रांति का महत्व। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र में ये बात की गई कि स्वतंत्रता जनता में निहित है और आगे के घटनाक्रम में इसे साबित भी किया गया। अमेरिका वासियों के द्वारा संविधान तथा लिखित संविधान द्वारा शासन का संचालन, कानून के शासन की अवधारणा मजबूत। लोकतांत्रिक शासन के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग भी किए गए। गणतंत्रात्मक शासन, शक्ति पृथक्करण पर आधारित सरकार, पंथ निरपेक्ष राज्य, मूल अधिकार आदि। समय के साथ इन परिवर्तनों का प्रभाव न केवल यूरोपीय राष्ट्रों पर दिखा बल्कि बड़े पैमाने पर उपनिवेशों पर भी, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर एवं संविधान पर इसका प्रभाव दिखा। यहीं पर यह लेक्चर समाप्त होता है। अब इस सीक्वेंस में हम आगे पढ़ेंगे। अमेरिकी क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति लेक्चर में आएगा। आधे घंटा। दिस इज अ न्यू मेथड ऑफ स्टडी। थैंक यू।